बात करेंगे अमेरिका के मारूफ मैगजीन न्यूयॉर्कर की और इस तफसीली स्टोरी की जिसका उन्वान है ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, जिसने बीजेपी की सियासत को बेनकाब कर दिया है और इस पर शदीद तनकीद की है। कई वाकयात और हकाइक ऐसे सामने लाए गए हैं जो नरेंद्र मोदी की, उनके बहुत करीबी साथी की पूरी सियासत का कट्ठा छट्ठा खोल कर रख देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1990 में एक सीनियर बीजेपी रहनुमा एल.के. एडवाणी ने बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने का नारा लगाया। अपने इस नारे को मकबूल करने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए पूरे भारत का सफर किया, जिसे राम रात यात्रा का नाम दिया गया। एडवाणी रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में तकारीर करते, लोगों को इश्तियाल दिलाते कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हक में उनके लिए पसंदीदगी दिखाती है, यानी कि भारतीय हुकूमत की बायसनेस है मुसलमानों के हक में। इस सब के नतीजे में भारत में फिरका वाराना फसाद हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अयोध्या पहुंचने से पहले एडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बीजेपी के कारकुन बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में सपोर्ट और फंड दोनों इकट्ठे करते चले गए। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस की क़यादत में एक हुजूम कुल्हाड़ियों और हथौड़े लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और रात तक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। मस्जिद को मस्मार करने से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, मगर आरएसएस को इस सब का बहुत फायदा हुआ। उसकी मेंबरशिप में बेपनाह इजाफा होने लगा और सिर्फ 2 सीटें रखने वाली बीजेपी 1996 के इंतखाबात के बाद मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई। बाबरी मस्जिद से जुड़े इस सारे फसाद में एक बहुत नामवर भारतीय दानिश्वर आशीष नैनी ने आरएसएस के मेंबर्स के साथ इंटरव्यू किए और इंटरव्यूज की एक पूरी सीरीज की, क्योंकि उनके बकौल वो जानना चाहते थे कि जो आरएसएस है, इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस है, उनका माइंडसेट क्या है, इसके कारकुन किस तरह सोचते हैं जो इतने इंतहाई इकदामात उठा सकते हैं। एक तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात के तौर पर वो हिंदू कौम परस्तों की जहनियत को समझना चाहते थे। जिन लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने किए उनमें एक बहुत कम मकबूलियत रखने वाले नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। आशीष नैनी के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक आमराना शख्सियत की खुसूसियात देखी, उनमें एक कट्टरपन और सख्ती देखी। उनके बकौल मोदी ने उन्हें एक तस्वुराती कहानी बताई कि कैसे भारत दुनिया की साजिशों का टारगेट है, जिस साजिश में भारत का हर मुसलमान मुमकिना तौर पर शामिल है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाले माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोदी हर लिहाज से एक फाशिस्ट है, और ये मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उनकी शख्सियत की तशखीस के तौर पर कह रहा हूँ। आर्टिकल में आगे मजीद लिखा है कि साल गुजरते गए, फिर 27 फरवरी 2002 को एक मुसाफिर ट्रेन को गोधरा में रोका गया, जो कि गुजरात का मशहूर शहर है। ये ट्रेन अयोध्या से आ रही थी। बहुत से मुसाफिर वो जगह देखने और वहाँ मंदिर की तामीर के हक में आवाज़ उठाने गए थे जहाँ बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया था। इन मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक बीएचपी से था, जो कि आरएसएस की एक मजहबी विंग है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हिंदू और मुसलमानों में, मुसाफिरों में आपस में जुमले कसने लगे। जब जुमलेबाजी बढ़ी तो चीज़ें बेचने वाले किसी एक शख्स ने, जो कि मुमकिना तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान हो सकता है, जलती हुई आग ट्रेन की तरफ उछाल दी। आग फैलने से मुसाफिर अंदर फंस गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग और फैल गई। 58 अफराद दम घुटने और जलने से मर गए। जैसे ही यह खबर फैली तो वहाँ की हुकूमत ने आरएसएस के कारकुनों को इजाज़त दी कि वो लाशों को लेकर पूरे अहमदाबाद शहर में मुजाहरे करें, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल हुए और मुसलमानों पर पूरी रियासत में हमले होना शुरू हो गए। हिंदू मुजाहिरीन के जत्थे गलियों में निकल आए और नारे लगाने लगे कि मुसलमानों से बदला लो, उन्हें ज़िबा कर दो। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एहतजाज करने वालों ने हमला खवातीन को मार डाला, गैंग रेप किए, एक मुसलमान लड़के को ज़बरदस्ती पेट्रोल पिलाया और फिर माचिस मुंह में डाल दी। एहसान जाफरी, जो उस वक्त एक बुजुर्ग कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्हें बरहना हालत में पूरे शहर में घुमाया गया और फिर उन्हें आग लगा दी। अखबार के मुताबिक इन मुजाहिरों का सबसे भयानक पहलू ये है कि ये ज़्यादातर खुद इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। लोग खुद नहीं निकले थे, मुसलमान और हिंदुओं के फसादात खुद नहीं हुए थे। ये ज़्यादातर मुजाहिरीन इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। बंदूकों और तलवारों से लैस आरएसएस के लोग बाकायदा वोटर लिस्टों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस के साथ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले करते रहे। अखबार के मुताबिक उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें वजीर आला बने सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। जैसे ही मुजाहिरों में शिद्दत आती गई, मोदी इंतजामिया गायब होती गई। इंडियन फौज को गुजरात में जरूर तलब किया गया, मगर फौजियों को मुजाहिरे रोकने के बजाय बैरक्स में ही रहने का कहा गया, रोके रखा गया और मुजाहिरे फैलते चले गए। गुजरात के बहुत से इलाकों में पुलिस न सिर्फ तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही, बल्कि मुतादिद इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि खुद पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों
और कार्रवाइयों का हिस्सा बन गई। जब ये मुजाहरे शुरू हुए तो राहुल शर्मा गुजरात के जिला भावनगर में सीनियर पुलिस ऑफिसर और इंचार्ज थे, जहां 70,000 मुसलमान रहते हैं उस जिले में। बाद में उन्होंने अपने हल्फिया बयान में बताया कि उन्हें मुजाहरे रोकने के लिए हुकूमत से कोई अहकामात नहीं दिए गए थे। उन्हें हुकूमत से कहा ही नहीं गया कि मुसलमानों के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। मुजाहरों के चौथे दिन उनके मुताबिक और उनके हल्फिया बयान के मुताबिक मुजाहरों के चौथे दिन हज़ारों अफराद का मजमा एक मदरसे के बाहर जमा हो गया, जिसमें 400 बच्चे थे। मुजाहिरीन के हाथों में तलवारें और आग लगाने के लिए मिशलें थी। पुलिस अफसर राहुल शर्मा के मुताबिक ये मजमा बहुत मुनज़्ज़म था और वो बच्चों को मारने के लिए आए थे, बच्चों को मारने जा रहे थे, उस मदरसे में मौजूद मुसलमान बच्चों को। ये सब रोकने के लिए राहुल शर्मा के मुताबिक उन्होंने पुलिस नफरी को हवाई फायर करने का कहा। जब हवाई फायर कराए मगर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पुलिस के जवानों को मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दिया, जिससे मुजाहिरीन मुश्तइर हो गए मगर 2 लोग मारे भी गए, मगर बच्चों को महफूज कर लिया गया। यहाँ राहुल शर्मा ने बच्चों को बचा लिया मगर दीगर इलाकों में बगैर किसी रुकावट के जलाओ घेराव होता रहा और राहुल शर्मा को बजाय इसके कि बच्चों को बचाने के लिए हीरो के तौर पर नवाजा जाता, उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें दफ्तरी काम पर लगा दिया गया। इस वक्त बाबरी मस्जिद की तबाही का आगाज़ करने वाले LK अडवाणी वजीर दाखिला बन चुके थे उस वक्त, तो उन्होंने राहुल शर्मा को कहा कि तुम्हारी वजह से बहुत से हिंदू मारे गए। बहरहाल 3 माह तक ये मुजाहरे और कार्रवाइयाँ चलती रहीं। जब ये ख़त्म हुए तो 2000 लोग मारे जा चुके थे, 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके थे। गुजरात का लिसानी जोग्राफिया ही बदल चुका था। अब बहुत से मुसलमान वहाँ अहमदाबाद में कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहाँ बारिशों में पानी और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर इस सब के बाद मोदी हुकूमत ने हज़ारों बेघर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी से इस हवाले से पूछा गया और वो वज़ीर आला गुजरात थे, तो उन्होंने कहा कि ये रिलीफ कैंप्स तो दरअसल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। जो लोग बच्चे पैदा करके तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए। कुछ हिंदू मुजाहिरीन को गिरफ्तार ज़रूर किया गया मगर चंद दर्जन ही इस सारे वाक़े के बाद मुजरिम करार पाए। और एक ही वाहिद वज़ीर थे मयाबेन कोडनानी, जो कि जिन्हें कत्ल, इक़दाम कत्ल और कत्ल की साजिश पर सज़ा हुई। मगर जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भी तमाम इल्ज़ामात से क्लीन चिट दे दी गई। 2000 लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए, मगर किसी ऑफिशियल को सज़ा नहीं हुई। जिस एक ऑफिशियल को हुई, नरेंद्र मोदी जब इक़्तिदार में आए तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। बाद में होने वाली तहकीकात से जो शवाहिद सामने आए, उसके बाद मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी से मुजाहरे हुए। ये बात सामने आई शवाहिद में कि नरेंद्र मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी शामिल थी इन मुजाहरों में। इन सब मुजाहरों के दौरान एक सीनियर सरकारी अफसर हर्ष मैंडर के मुताबिक वो गुजरात गए और ये देखकर हैरान रह गए कि बहुत से हुकूमती अफसरान कत्ले आम में खुद हिस्सा ले रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि मुजाहरे शुरू करने का फैसला ही नरेंद्र मोदी का था। काबीना के एक वजीर हरन पांड्या ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस रात ये मुजाहरे हुए उस रात नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने मीटिंग खुद अटेंड की, जिसमें उन्होंने पुलिस के सीनियर एहलकारों को यह हिदायत दी नरेंद्र मोदी ने कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो और रास्ते में ना आओ। एक पुलिस अफसर जिनका नाम संजीव भट्ट था, उनका कहना है कि मुजाहिरों की रात नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। मगर जैसे ही पुलिस अफसर संजीव भट्ट ने यह इल्ज़ाम लगाया कि उन पर एक मुलजिम की हिरासत में मौत का उन पर एक मुकदमा बना दिया गया, जैसे ही उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और ये वो केस था जो 20 साल पुराना था, फाइलों में पड़ा था, मगर मोदी के खिलाफ बोलने के बाद 20 साल पुराना केस उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ खोल दिया गया। और 2003 में काबीना के वजीर हरीश पांड्या, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने घर में पुलिस को अहकाम जारी किए कि मुसलमानों के ऊपर गुस्सा निकालने दो, वो अपनी गाड़ी में अचानक मुर्दा पाए गए। उनकी बीवी ने अपने शौहर की मौत को एक सियासी कत्ल करार दिया। इन सब मुजाहरों के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने मोदी पर तनकीद की और जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए तो उन्होंने अपनी हार की वजह भी नरेंद्र मोदी को करार दिया। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को सियासी फ़ायदा हुआ। न्यूयॉर्कर की स्टोरी के मुताबिक बजाय इसके कि मोदी अपनी इस्लाह करते, उन्होंने हिंदुइज्म की सियासत को आगे बढ़ाया, जिस पर उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में बात करते, तकारीर में मुसलमानों को तरक्की में रुकावट करार देते। गुजरात में मोदी उभर रहे थे मगर भारत के दीगर इलाकों में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिससे मोदी का इंतहा पसंद धड़ा पार्टी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। उसका इमेज एक प्रो बिजनेसमैन के तौर पर बनाया गया। नरेंद्र मोदी को मुआशी तरक्की के तौर पर दिखाया गया कि ये आएंगे तो मुआशी तरक्की लाएंगे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तहकीकाती टीम ने गुजरात के कत्लेआम में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्ज़ामात से शवाहिद ना होने की वजह से बरी कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उस पर एक सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगाया। 2007 में
CNN IBN चैनल पर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी करण थापड़ ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में कत्लेआम का अफसोस है, तो नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। आखिर में वो इंटरव्यू ही छोड़ के चले गए।